अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रावधान लाने जा रही है, जिसमें महिला आरक्षण और महिला आरक्षण के साथ ही डिलिमिटेशन को भी लिंक कर दिया गया है। ऐसा करने का मकसद यह है कि 33% का आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में मिल सके, और वो भी 2027 की जनगणना पूरी होने के पहले ये प्रावधान किए जा रहे हैं। यानी कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन एक साथ ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। ये बीजेपी ने ये काम अभी क्यों किया, यही आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। दूसरा, इसमें उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच एक राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। दक्षिण भारत के राज्य अपनी घटती हिस्सेदारी को लेकर नाराज और बेचैन। तो क्या होगा संसद में जब ये बिल पेश होगा, और प्रमुख पार्टियों की क्या ओपिनियन है, इससे फायदा क्या है, और इसकी टाइमिंग को लेकर भी तमाम सवाल किए जा रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर समय पर आप अपने चालें चलते हैं तो उसका आपको राजनीतिक फायदा बेशुमार मिलता है, बेहिसाब मिलता है। और जब आप टाइमिंग चूक जाते हैं तो कितने भी बड़े फैसले करें वो खतरनाक हो जाते हैं। तो दो प्रस्ताव संशोधन के भारत की सरकार के संसद में प्रस्तुत करने वाली है। पहले उसको आसानी से समझ लें क्या है। इस वक्त जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है। जनगणना अंतिम कब हुई थी? 2011 में। जनगणना चल रही है और 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। उसी बीच भारत की सरकार जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल पास कर चुकी है 2023 में भारत की संसद, उसमें एक संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। क्या है ये प्रस्ताव? ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है और ये संशोधन हो जाता है तो इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 2027 के चुनाव के पहले पूर्ण हो जाएगा। यानी कि राज्य लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब उसके भीतर भी एक रिजर्वेशन होगा 33% का। ओबीसी को कुछ जाएंगी, कुछ SC ST को भी जाएंगी। इसको लेकर अभी बड़े कंफ्यूजन है, लेकिन महिलाओं के लिए 33% होगा, ये अनिवार्य है। और वो भी कब? 2027 की जनगणना के पहले ये इंश्योर किया जाएगा। उसी तरह से लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन इसके साथ डिलिमिटेशन को भी लिंक कर दिया गया है। डिलिमिटेशन क्या कहता है? डिलिमिटेशन भारत की सरकार को एम्पावर्ड करता है कि आप लोकसभा की जो 543 सीटें हैं वो बढ़ाकर 850 कर लीजिए, 850। अब उसमें भी दो बातें हैं। राज्यों को में मौजूदा सीटों का 50% इंक्रीमेंट। जैसे उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, इनको 40 और मिलेंगी, तो यूपी पे कितनी हो जाएंगी? 120 सीटें। उत्तराखंड पे 5 हैं, उनके कितने बढ़ेंगी? 2 सीटें और बढ़ जाएंगी। इसी तरह साउदर्न स्टेट्स, दक्षिण के राज्य हैं, किसी के यहाँ 30 है, किसी के यहाँ 33 है, किसी के यहाँ 20 है, कहीं 22 है, तो उसी प्रपोर्शनेट 50% की इजाफा। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां 75% का इजाफा है। यानी अगर 100 सीट रही होगी तो वो हो जाएगी 175। और वो भी क्यों हो, कब हो रहा है? जनगणना के पहले। अब दक्षिण के राज्यों का एक तर्क है। उन्होंने अपनी जनसंख्या नीति पर कठोरता से लागू की। दक्षिण के हर राज्य समृद्ध हैं और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत काम किया, जो काम उत्तर भारत के राज्य नहीं कर सके। आपको संपन्नता भी वहां मिलेगी, आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी, जनसंख्या पर नियंत्रण भी मिलेगा और योजनाओं का समुचित लाभ भी। तो दक्षिण के राज्यों ने उत्तर के राज्यों के मुकाबले
जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी पर काम किया, अपनी सोसाइटी और सरकारों को इसके लिए तैयार किया। लेकिन आज वही जनसंख्या नियंत्रण उनकी राजनीतिक भागीदारी को घटा रहा है मुकाबले में उत्तर के। अगर उत्तर को भी 50% तो दक्षिण को भी 50%। उनकी सीटें हैं कम, उनको मिलेगा 40% में फायदा ज्यादा कम। मिसाल के तौर पर अगर तमिलनाडु में सीट बढ़ेंगी कितनी, 11-12। उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़ रही, 40। तो ये एक असमानता होगी राजनीतिक रूप से, जिसको लेकर आज तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना के प्रमुख राजनीतिक दलों ने बड़े आंदोलन, बड़ी बगावत, बड़े विद्रोह, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं, जो आज टेलीविजन चैनलों पे नहीं आ पाई खबरें, लेकिन दक्षिण में इसको लेकर बेहद नाराजगी है। अब जब ये संसद में पेश होगा तो किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इसको पास कराने के लिए बहनों भाइयों 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ऐसे चुनाव के मौके पर जब तमिलनाडु में भी चुनाव चल रहा हो तो बीजेपी ये जोखिम क्यों ले रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसी प्रश्न का जवाब आज की डिबेट में हम तलाशेंगे। तो आप इस डिबेट में पहले कुछ बयान सुन लें प्रमुख नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के, और खास तौर पर आज हम आपको उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों के लोगों की भी बात बताएंगे और तमिलनाडु, तेलंगाना क्या कह रहा है इनकी भी बात सुनाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க குரல் கூட நாடாளுமன்றத்தில் ஒழிக்கக்கூடாது, அதுக்கான சதி திட்டத்தை சட்டமாகவே கொண்டு வராங்க. சதியை எப்படி சட்டமாக இயக்க முடியும்? கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக மீண்டும் எச்சரிக்கை செய்கிறேன், மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை முடிவு செய்யக்கூடாது, கருப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது. 8 கோடி தமிழர்களின் ஒற்றை கோரிக்கை இது. அரசியல் எல்லைகளை கடந்து தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காக்க தமிழ்நாடே ஓங்கி ஒழிக்கட்டும். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும், వెల్వోమ్ ఒండ్రాగ. డీలిమిటేషన్ పేరు మీద దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు, తెలంగాణకు, ఆంధ్రకు, తమిళనాడుకు, కర్ణాటకకు, కేరళకు, పాండిచ్చేరికి అన్యాయం చేస్తామంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీకి సమర్థన ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. ఒక్క మాట మాత్రం పక్కా, ఇవాళ 24% వాటా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు పార్లమెంట్ లో ఉన్నది. जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है। और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछली बार जब पहला इसको पारित किया था तब सब पार्टी ने मिलकर के नारी शक्ति अधिनियम को बनाया, सब मिलकर के बनाया। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। देश की बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अनीता चौधरी जानी मानी पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनिला जी, सबसे